नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज लाडवा। हमारा आज का टॉपिक है द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 एडी। वियना का समझौता 1815 ईस्वी में। नेपोलियन ने यूरोप के मानचित्र को बदल कर रख दिया। उसने अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। कई नए राज्यों की स्थापना की। कुछ राज्यों की सीमाओं को हेर फेर किया। उसने जो कुछ भी किया था प्रभावित राजवंशों से उनकी इच्छा के विरुद्ध किया था। यानी जब भी वो किसी राज्य को जीतता था तो उस राजा की इच्छा के विरुद्ध जो है उसको शामिल अपने राज्य में कर लेता था। नेपोलियन के अतिरिक्त फ्रांसीसी क्रांति ने भी लोगों को मानसिक रूप से अनेक रूपों में प्रभावित किया। अब तक नेपोलियन फ्रांस का मुख्य केंद्र बिंदु रहा। यूरोप की किसी शक्ति को भी उसके रहते समय सिर उठाने का साहस नहीं हुआ, परंतु उसकी पराजय के पश्चात अनेक तरह के क्वेश्चन उठना शुरू हो गए। वाटरलू के युद्ध में जब वह संयुक्त सेनाओं से हार जाता है तो हार के बाद उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, खंडित राज्यों की सीमाओं को किस प्रकार पहले सा रूप दिया जाए, जिन राजाओं को उसने हटा दिया था उनके अधिकार कैसे वापस दिलाए जाए, क्रांति के द्वार हमेशा के लिए किस प्रकार बंद किए जाए, क्योंकि क्रांति से सबसे अधिक खतरा राजतंत्र को होता था। राजतंत्र अपने खतरे को दूर करने के लिए क्रांति को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद करना चाहते थे। फ्रांस में क्रांति की आग को फिर से भड़कने से कैसे रोका जाए, इन सारे प्रश्नों को लेकर और इनसे मिलते जुलते प्रश्नों को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अनेक राजा और राजनीतिक इकट्ठे हुए कि इन प्रश्नों को हल कैसे किया जाए। इन प्रश्नों का समाधान वियना कांग्रेस से पहले ही कुछ का कर लिया गया। कुछ प्रश्न वियना सम्मेलन में हल किए गए। यह जो सम्मेलन था ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन था जहां शांति का हल ढूंढने के लिए बातचीत का सहारा लिया गया था। नेपोलियन के हारने के बाद ही यूरोप के शासकों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या हो गई थी कि किस प्रकार यूरोप के मानचित्र को पुनर्निर्माणित किया जाए। तो अगर हम इस कांग्रेस के वियना समझौते के मेन मुख्य उद्देश्यों की बात करें, वियना कांग्रेस के हमें बहुत सारे उद्देश्य जो है नजर आते हैं, जिनमें से मुख्य हमें नजर आता है कि सबसे पहले क्या काम था वियना कांग्रेस का, क्या उद्देश्य था। नेपोलियन ने अपनी विजयों के द्वारा यूरोप के राजनीतिक ढांचे में जो परिवर्तन किए, यूरोप की जिससे शांति भंग हो गई। अब कांग्रेस का ये सबसे बड़ा उद्देश्य था कि यूरोप की बिगड़ी हुई व्यवस्था में सुधार करके वहां स्थायी शांति स्थापित करना था। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य में क्या नजर आता है कि वियना की कांग्रेस फ्रांस को उन प्रदेशों से वंचित करना चाहती थी जो उसने नेपोलियन के समय में अपने साथ मिला लिए थे। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस फ्रांस की सीमाओं को घटाकर उन्हें वहीं लाना चाहती थी जहां वे फ्रांसीसी क्रांति के समय में थी। इस कांग्रेस का एक और उद्देश्य था कि क्रांतिकारी सिद्धांतों समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव, राष्ट्रवाद को यूरोप के देशों में फैलने से किस तरह से रोका जाए, क्योंकि इससे राजतंत्र को बहुत ज्यादा खतरा रहता था। राजतंत्र समाप्त हो सकता था, इसलिए राजतंत्र ये कभी नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की क्रांति किसी भी देश को फेस करनी पड़े। फोर्थ अगर हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्यों की, नेपोलियन ने कई राज्यों को विजित करके अपने संबंधियों को उनका शासक बना दिया था। कांग्रेस सिंहासन से वंचित जो पुराने सम्राट थे उनको दोबारा से उनके राज्य लौटाना चाहती थी। इसके अलावा अगर हम पांचवें मुख्य उद्देश्य को देखें तो कांग्रेस फ्रांस की सैनिक शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहती थी ताकि वह फिर कभी भी यूरोप की शांति को भंग करने का साहस न कर सके। इसी तरह से अगर हम छठे उद्देश्य की बात करें तो कांग्रेस यूरोप के विनाश के लिए फ्रांस को दंड देना चाहती थी। यह विनाश उसने युद्धों के द्वारा 25 वर्षों में
किया था। जब तक वह युद्धों में रहा, उसने फ्रांस के अलावा यूरोप में भी पूरी अव्यवस्था जो फैलाकर रखी। इसके अलावा इसका अन्य उद्देश्य वियना कांग्रेस यूरोप के विभिन्न राज्यों में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखना चाहती थी, ताकि भविष्य में कोई भी देश दूसरे देश के लिए खतरा न बन सके। फिर हमें एक और उद्देश्य क्या नजर आता है कि चर्च तथा पोप की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की पुनः स्थापना करना भी कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा आप देखेंगे कि कांग्रेस यूरोप के उन देशों को भी दंड देना चाहती थी जिन्होंने नेपोलियन का साथ दिया था। इसके अलावा आप देखें, ये एक और भी जिन देशों ने नेपोलियन को हराने में साथ दिया था, उनको किस तरह से कैसे पुरस्कार दिए जाएं, तो जो साथ देने वाले थे, जो साथ नहीं देने वाले थे, उनको किस तरह से बंटवारा किया जाए, ये भी कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस के सामने एक और भी प्रश्न हमें नजर आता है कि फ्रांस पर युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कितना धन निर्धारित करे और किस प्रकार से करे, ये भी क्वेश्चन जो है ये वियना कांग्रेस में उठाया जाएगा। इसके अलावा आप बात करें प्रादेशिक तौर से भी यूरोप में कई तरह की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को किस तरह से ढूंढा जाए, इसके ऊपर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। तो ये वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य जो है वो हमें नजर आते हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वियना कांग्रेस की वियना कांग्रेस में किन प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, अगर आप देखें तो हमें नजर आता है कि सितंबर 1814 ईस्वी में वियना में कांग्रेस का सम्मेलन आरंभ हुआ। टर्की के सिवाय यूरोप के सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस सम्मेलन में 90 बड़े महाराजाओं तथा 53 राजाओं तथा उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस प्रथम अपने प्रधानमंत्री मैटरनिक के साथ इस कांग्रेस का प्रबंध कर रहा था, इसलिए इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी को चुना गया। इस सम्मेलन में इंग्लैंड की तरफ से लॉर्ड कैसलेरे तथा लॉर्ड वेल्लेसली उपस्थित हुए और ऑस्ट्रिया की ओर से मैटरनिक ने भाग लिया। रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम अपने कई सलाहकारों के साथ इसमें शामिल हुआ और पर्सिया का सम्राट फ्रेडरिक विलियम तृतीय भी योग्य मंत्री थे, वो भी इसमें शामिल हुए। कार्डिनल साल्वी पोप का प्रतिनिधि बनकर आया। फ्रांस की ओर से उसके विदेश मंत्री तलीरा इस कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त हमें नजर आता है स्वीडन, डेनमार्क, बवेरिया आदि राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। वियना की कांग्रेस ने यूरोप के भाग्य का निर्माण करना था। इसमें प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ राजा महाराजाओं के इकट्ठा होने से वियना नगर की शान ही कुछ और नजर आती थी। चारों ओर सुंदर पोशाकें पहने हुए पुरुष और महिलाएं नजर आते थे। नगर को खूब अच्छे से सजाया गया, रौनक का कोई भी अंत नहीं था और प्रतिनिधि अधिकांश अपने साथ अपनी पत्नियों को भी लाए थे। इस प्रकार कांग्रेस के वातावरण में एक अद्भुत चमक और हर्ष की लहर दौड़ गई। इसने वातावरण को एक दर्शनीय रूप दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रतिनिधियों का स्वागत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। नाच गाना तमाशे नगर की रंगीनियों को चार चांद लगा दिए गए। सारे यूरोप से अच्छे अच्छे नृत्यकार बुलाए गए। इस कांग्रेस के विषय में इतिहासकारों ने लिखा है, नाच रंग खेल तमाशों तथा अनेक प्रकार की शानो शौकत का कोई ठिकाना नहीं था। ये वियना जो है इंद्रपुरी को भी अपनी शोभा से त्रास कर सकती थी। पाइडलिंग ने कहा कि कांग्रेस आगे बढ़ने की बजाय नृत्य ही
करती रही। कहा जाता है कि इस अवसर पर ऑस्ट्रिया के सम्राट ने मेहमानों पर इतना खर्च किया कि सरकार दिवालिया हो गई। जैसे हेजन लिखते हैं कि he spent 8 lakh on entertainment of the Congress, though his unpaid soldier begged in streets of Vienna। यानी इतने पैसे खर्च किए गए मनोरंजन पर कि ऑस्ट्रिया के सैनिकों को वेतन ही नहीं मिला। वो बेचारे वियना की कांग्रेस में भीख मांग रहे थे, वियना की गलियों में भीख मांग रहे थे। तो ये हमें इसके मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के और किन प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया उसकी हमने चर्चा जो है वो की। तो वियना कांग्रेस में बहुत सारी समस्याएं भी थी और ये अपने उद्देश्यों में किस तरह से आगे चलकर सफल भी हुई, इसकी चर्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप कांग्रेस ऑफ वियना ये वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।